हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है राधे क्लासेस पर। तो आज आप लोग को इतिहास के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज आप मान के चलिए कि आपको आज एक मैराथन क्लास दी जाएगी इतिहास की। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी, आप इस क्लास से पढ़िए और मुझे आशा नहीं उम्मीद है कि आपके पेपर में इससे बाहर कहीं से भी नहीं आएगा। तो आपसे एक उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए आए हुए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की तरफ चलते हैं। हम लोग की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पाषाण काल का परिचय दीजिए। कह रहा है कि जो पाषाण काल है उसका परिचय दीजिए। तो पाषाण अर्थात पत्थर काल, मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। क्या हुआ कि जब उस टाइम पर जो मानव हुआ करते थे, अपनी रक्षा के लिए मतलब अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए उन्होंने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। क्या किया? पत्थरों का औजार बना करके उसको उपयोग में लाया। इसीलिए इस युग को क्या कहा जाता है? पाषाण युग कहा जाता है। ठीक। तो आपसे पूछ लिया जाए कि पाषाण काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम के जो व्यक्ति थे वो अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए उन्होंने पत्थर के औजार को बना करके उपयोग में लिया। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है। तो पत्थर से बने औजार में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, इसलिए पाषाण युग को निम्न 3 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन से भाग हैं? जैसे हमारे पास पहला भाग है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा क्या है? नवपाषाण काल। तो आपसे पूछा जाए कि पाषाण काल कितने भागों में विभाजित है? तो पाषाण काल 3 भागों में विभाजित है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। तो सबसे पहले हम लोग अपना पढ़ लेते हैं नवपाषाण काल कि नवपाषाण काल किसे कहते हैं? तो नवपाषाण काल हमारा क्या है कि पूरा पाषाण युग में पूरा पाषाण युग में मनुष्य या तो नग्न रहता था या सर्दी से बचने के लिए पशुओं की खाल पहन लेता था। जो मतलब पूरा पाषाण युग हुआ करता था उसमें जो मनुष्य हुआ करते थे, या वो नग्न रहा करते थे या वो सर्दी से बचने के लिए पशुओं की क्या कर लेते थे? खाल पहन लेते थे। लेकिन नव पाषाण युग में मनुष्यों ने ऊन और सन से बना मोटा वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया था। जो नव पाषाण युग हुआ उसमें क्या हुआ कि उसमें मनुष्य जो थे वो पशुओं की जो खाल पहना करते थे, उन सारी चीज़ों को छोड़ करके उन्होंने ऊन और सन से बना जो मोटा-मोटा कपड़ा था उसको पहनना उन्होंने क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। फिर भी इस युग में मानव के वस्त्र आजकल के टाट बोरे के समान ही मोटे और बड़े होते थे। मतलब उस टाइम पर जैसे आज के टाइम पे टाट और बोरा होता है, बड़े-बड़े होते हैं, ऐसे ही उस टाइम के व्यक्तियों का कपड़े हुआ करते थे। मतलब एक प्रकार से मॉडर्नाइजेशन में नहीं थे वो लोग। नवपाषाण काल में कटाई और बुनाई की कला का विकास हो जाने पर ही वस्त्रों के स्वरूप में परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। तो नवपाषाण काल में कटाई और बुनाई का ही क्या हो गया था? कला का भी विकास होने लगा। तो जब कला का विकास होने लगा तो वो लोग अपने कपड़ों को उस हिसाब से क्या करने लगे? अपने स्वरूप के अनुसार उन्होंने परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है प्रागैतिहासिक काल। क्या है? प्रागैतिहासिक काल। सॉरी रुक जाओ। क्या है हमारे पास? प्रागैतिहासिक काल हमारे पास क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल में क्या कहता है कि लिखित विवरण न होने के कारण प्राचीन निवास स्थल से मिले जीव जंतुओं, मानव कंकाल, खोपड़ियां, हथियार, औजार, मिट्टी के बर्तन आदि प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य ना हो। जिसमें क्या ना हो? लिखित साक्ष्य ना हो। उसमें खुदाई के दौरान पाए गए मानव के कंकाल, खोपड़ी, हथियार, औजार और पुराने समय को जो निवास स्थान होते थे, उन सारे चीजों से क्या किया जाता था कि एक प्रकार से अनुमान लगाया जाता था कि उस टाइम के लोग ऐसे हुआ करते होंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। नवपाषाण काल के हथियार औजार का उल्लेख कीजिए। जो नवपाषाण काल के हथियार थे, उनके हथियार और उनके औजार को कह रहा है उल्लेख करने के लिए। तो नवपाषाण के लोग शिकार के लिए हथौड़ा, धनुष, बाड़, पर्ची और कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। जो नवपाषाण काल के लोग थे, जब उनको अपना शिकार करना होता था तो वो लोग क्या करते थे कि हथौड़ा बनाते थे, धनुष बाड़ बनाते थे, कुल्हाड़ी बनाते थे। उन सारी चीजों से क्या करते थे कि उनका शिकार मतलब किसी का शिकार करने के लिए इन सब चीजों को प्रयोग में लाते थे। इस काल में हंसिया का प्रयोग फसल काटने के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त लकड़ी काटने और जमीन खोदने के लिए कुल्हाड़ी का भी प्रयोग किया जाने लगा। आवश्यकता पड़ने पर कुल्हाड़ी का प्रयोग शस्त्र के रूप में भी इन लोगों ने क्या करने लगा? प्रयोग करने लगा। जैसे जैसे उनके पास जानकारी बढ़ती गई वैसे वैसे वो अपना विकास करना प्रारंभ कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास पहिए का आविष्कार से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? आपके पास ये प्रश्न आ सकता है कि जो पहिए का आविष्कार हुआ, इस पहिए के आविष्कार से मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पहिए के आविष्कार से नवपाषाण काल मानव के जीवन में अभूतपूर्व क्रांति आई। जब पहिया का आविष्कार उन्होंने कर लिया तो नवपाषाण काल में तो मानव के जीवन में बहुत बड़ी एक प्रकार से मतलब कहते हैं ना परिवर्तन की एक क्रांति आ गई। क्यों आ गई? कि पहिए का आविष्कार मानव जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पहिए के आविष्कार के परिणाम स्वरूप मनुष्य मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, रथ और गाड़ी भी बनाना सीख गए।
पहिए के आविष्कार के कारण मानव जीवन अत्यंत सुविधाजनक हो गया। जैसे अत्यंत सुविधाजनक का मतलब ये हो गया कि जब उन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी प्रयोग में ला लिए, और जो वस्तुएं बनाते थे वो वस्तुएं क्या हो सकती थी, यहाँ से ले जा करके दूसरी जगह पर पहुंचाने में भी क्या हो गया, उनको सुगमता हो गई। और पहिए का आविष्कार हुआ तो इस वजह से पहिए पर भी क्या चलाते हैं, चाक भी चलाते हैं ना, जो कुम्हार अपना बर्तन बनाता है। तो जो पहिए का आविष्कार हुआ, इससे क्या हो गया कि जो उस टाइम के व्यक्ति हुआ करते थे उनके जीवन में एक क्रांति आ गई। मतलब अच्छी अच्छी चीजों का उन्होंने आविष्कार करना शुरू कर दिया और उनके जीवन क्या हो गए, सुगमता पूर्वक हो गए। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास कृषि आरंभ किस काल में हुआ, तो कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद करके रखना। दो क्वेश्चन, पहला कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण काल में हुआ। और जब पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ तो उसी टाइम पर कृषि का भी आरंभ हो गया था। किस काल में, नवपाषाण काल में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी। कह रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता थी जो कांस्य युग में अस्तित्व में थी। मतलब जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो प्राचीन सभ्यता थी। यह कांस्य युग में, मतलब एक प्रकार से कहते हैं ना बुरंजे कॉल, जो बुरंजे युग था उसी टाइम पे ये अस्तित्व में आया था। कौन, सिंधु घाटी सभ्यता। यह लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चला और दक्षिण एशिया के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में स्थित था। जो ये मतलब सिंधु घाटी सभ्यता था वो कांस्य युग में अस्तित्व में आया था और यह 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चला था और यह दक्षिण एशिया के उत्तरी पश्चिम के क्षेत्रों में क्या था, स्थित था। यह प्राचीन मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया के अलावा इस क्षेत्र में स्थित 3 प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी। इन सभ्यताओं में से सिंधु घाटी सभ्यता सबसे क्या थी, अधिक फैली हुई थी। मतलब जो प्राचीन मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया के अलावा जो इस क्षेत्र के में स्थित थी 3 प्रारंभिक सभ्यताओं में से, इन सभ्यताओं में से जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सबसे ज्यादा दूर तक फैली हुई थी। मतलब इसका विकास बहुत लंबे क्षेत्रों में हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता कब आई थी, 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक वो चली थी। और ये किस युग की मतलब अस्तित्व में आया था, किस युग में, तो कांस्य युग में आया था। इन बातों को याद करके रखिएगा क्योंकि ये बातें आपके बहुविकल्पी में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के रोचक तथ्य क्या थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो पुरातत्वविदों को इस बात का प्रमाण मिले हैं कि सिंधु घाटी के सभ्यता में कुत्ते सहित पालतू जानवर थे। मतलब जो पुरातत्वविद हुए, जो खोजकर्ता हुए, पुराने मतलब पुराने चीजों को जो खोज करते हैं, उन लोगों ने ये प्रमाण लगाया कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो कुत्ता भी पालते थे और उनके साथ साथ वो कई जानवरों को पाला करते थे। कौन, सिंधु घाटी के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंट से घर बनाए जाते थे जिन्हें आज सिंधु ईंट के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घरें बना करती थी वो पक्की ईंटों से बना करती थी। जैसे आज के टाइम पे पक्की ईंटों से घर बनती है ना, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्की ईंटों से अपने घर बनवाते थे। इसलिए सिंधु को क्या कहा जाता है, सिंधु को ईंटों के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु ईंट के नाम से। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता को। तीसरा पॉइंट इसमें से क्या है, सबसे पहले लोगों ने लगभग 7000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी में रहना क्या कर दिया था, शुरू किया था। कि सबसे पहले जो वहाँ लोग थे वो लगभग 7000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी में क्या करना शुरू कर दिए थे, रहना वहां पर शुरू कर दिए थे। तो ये सारी पॉइंटें आप याद करके रखिएगा क्योंकि ये पॉइंटें आपको लिखना पड़ सकता है, आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है ना, तो आप अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सामाजिक संगठन बताइए। कह रहा है कि जो सामाजिक संगठन है वो क्या है, तो यह सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। जो सामाजिक संगठन होती है, जो ये सभ्यता होती है वो अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए क्या की जाती है, जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे। जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो नगर थे वो अपने अपने दुर्ग थे, मतलब अपने अपने ऊंचाई के स्थान पे थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर क्या होते थे, स्थित होते थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लिए लोग क्या किया करते थे, निवास करते थे। वही इस सभ्यता के अंतर्गत समाज यानी मात्र प्रधान था। जो कुछ उच्च लोग हुआ करते थे वो दुर्ग पर जाकर के वहां पर रहा करते थे। वही लोग क्या थे कि इस समाज का एक प्रकार से मात्र प्रधान थे। ठीक, सामाजिक संगठन इसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप याद करके रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में भी आ सकता है और अति लघुत्तरी में भी आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी साबित का दूसरा नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य कार्य क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य कार्य था कृषि। सिंधु घाटी जो वहां पे लोग हुआ करते थे सिंधु घाटी में, उनका जो मुख्य कार्य हुआ करता था वो कृषि हुआ करता था। आपसे ये पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य कार्य क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य कार्य था वो क्या था, कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
मेसोपोटामिया का परिचय दीजिए। कह रहा है कि जो मेसोपोटामिया है उसका परिचय दीजिए। तो मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच। यानी क्या है कि दो नदियों के बीच में जो स्थान होता है रहने लायक, उस स्थान को क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया कहा जाता है। यह इलाका दजला यानी टिग्रिस जिसे कहते थे, और फुरात यानी यूफ्रेटिस, तो यह इलाका जो दजला और फुरात नदियों के बीच के क्षेत्र में पड़ता था, उसी को क्या कहा जाता था? मेसोपोटामिया कहा जाता था। ठीक है, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसे ही क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया कहा जाता है। तो मेसोपोटामिया जो था वो दजला और फुरात नदियों के बीच का क्षेत्र था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो मेसोपोटामिया सभ्यता अपनी समृद्धि, शहर जीवन, मतलब जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो अपने समृद्धि के लिए यानी खुशहाली के लिए, उसके बढ़ाव के लिए, और वो शहरी जीवन जिया करते थे। विशाल तथा समृद्ध साहित्य, गणित तथा खगोल शास्त्र के लिए जानी जाती है। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी थी। जो मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा हुई वो क्या थी? सुमेरी थी। और मेसोपोटामिया के लोग कैसे जिया करते थे? शहरी जीवन जिया करते थे। और ये एक प्रकार के समृद्धि के साथ यानी खुशहाली के साथ रहा करते थे। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर तथा अकद कहा जाता था। जो इसका भाग था, मतलब दक्षिणी भाग को सुमेर तथा क्या कहा जाता था? अकद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता कुछ निम्नलिखित है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता में राजतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित थी। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो राजतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित थी। राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व हुआ करता था, प्रतिनिधि दैवी अधिकारों से संपन्न, निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी होता था। यानी एक अच्छा राजा उस टाइम पर हुआ करता था। मेसोपोटामिया का समाज तीन वर्गों में विभाजित था। उच्च वर्ग का जीवन विलास में था। मध्यम वर्ग का जीवन संतोषजनक था, किंतु निम्न वर्ग का जो जीवन था वो दशा शोचनीय था। जैसे मेसोपोटामिया में भी उस टाइम पर तीन प्रकार के व्यक्तियों को, मतलब तीन वर्गों में बांटा गया था। एक तो उच्च वर्ग के हुआ करते थे, और एक मध्यम वर्ग का हुआ करता था, और एक कैसा हुआ करता था? निम्न वर्ग का हुआ करता था। तो जो उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे वो अपना जीवन विलासमय यानी सुखमय जीवन बिताते थे। ठीक, और जो मध्यम वर्ग के लोग हुआ करते थे वो संतोषजनक थे। हाँ, इतना मिल गया, चलो ठीक है, इतने में हमारा काम चल जाएगा, ये क्या होता था? संतोषजनक। किंतु जो एकदम निम्न वर्ग के हुआ करते थे, जो छोटे लोग हुआ करते थे, उनकी जो दशा थी वो एक प्रकार से क्या थी? शोचनीय थी। ठीक, मेसोपोटामिया का निवासी बहुदेववादी थे। सूर्यदेव, आकाशदेव, चंद्रदेव, वायुदेव उनके प्रमुख देवता थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया के निवासी किस प्रकार के मतलब एक प्रकार से पूजा करने वाले व्यक्ति थे? तो वो बहुदेववादी थे। वो लोग सूर्यदेव को, आकाशदेव को, चंद्रदेव को, वायुदेव को, इन सब लोगों को क्या मानते थे? एक प्रकार से प्रमुख देवता माना करते थे। कौन से लोग? मेसोपोटामिया के लोग। निम्न क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पता कब चला? कह रहा है कि जो सिंधु घाटी का सभ्यता है उसका पता कब चला था? तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पता 1921 में हड़प्पा तथा 1922-23 में मोहनजोदड़ो की खुदाई में पता चला था। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला था वो 1921 में हड़प्पा तथा 1922 से 23 में मोहनजोदड़ो की खुदाई में पता चला था। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? तो सिंधुवासी मातृ देवी, पशुपति, शिव, पशुओं, वृक्षों, जल तथा नाग की पूजा किया करते थे। जो सिंधुवासी हुआ करते थे वो मातृ देवी की, पशुपति की, शिव की, पशुओं की, वृक्षों की, जल की तथा नाग की पूजा किया करते थे। क्योंकि मातृ देवी की पूजा इसलिए किया करते थे कि खुदाई में कई सारी माताओं की यानी कि देवी माताओं की मूर्ति निकली। इससे ये पता लगाया गया कि ये लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। और उस टाइम पे कुछ सिक्के उस टाइम के मिले जिसमें शिव, जिसमें पशु थे और वृक्ष थे, जल थे, आदि चीजों का, चित्रों का वर्णन किया गया था। तो इससे ये पता चला कि वो शिव की भी पूजा किया करते थे। कौन से लोग? सिंधुवासी के लोग। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो मातृ देवी एवं पशुपतिनाथ जो थे वो देवी देवता थे, उनके प्रमुख। ठीक, आप अगर इतना भी लिख लेते हैं तो आपके पेपर का जो आंसर होगा आपके क्वेश्चन का वो आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के दो प्रमुख देवताओं के नाम लिखिए। तो समस और एनलिल, इनको याद करके रखना। मेसोपोटामिया के दो प्रमुख देवता जो हैं वो समस हैं और एनलिल हैं। इनको याद करना क्योंकि ये आपके पेपर में अवश्य आ सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और वैसे भी मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ, हाँ, हो सकता होगा कि आपको लग रहा होगा कि बस हाँ ऐसे बताया जा रहा है, परंतु ये मैं आपको पूरे की पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके पेपर में इससे बाहर तो कहीं से नहीं आएगा। कम से कम आप 80% अगर आप इतना अच्छे से पढ़ करके जाएंगे इस वीडियो से, और एक दो लेक्चर जो आपको मिल जाएंगे, अगर आप पूरे लेक्चर को देख करके जाएंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप 80% क्वेश्चन अवश्य करके आएंगे अपने पेपर में से। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शब्द आपको जरूर क्लू में मिलेंगे जिसको आप लिख करके आओगे, अगर आप अच्छे से पढ़ करके जा रहे हो तो मेरी आपसे ये अनुग्रह है कि आप अगर वीडियो को देख रहे हो तो अच्छे से पढ़ो और लिखो। ठीक है, और अगर अभी तक वीडियो में बने हो तो एक गुजारिश और भी है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मेसोपोटामिया में पितैसी किसे कहते थे? तो मेसोपोटामिया
में मुख्य मंदिर का पुजारी जो शासन कार्य भी करते थे वो पितैसी कहलाते थे। तो मेसोपोटामिया में जो मतलब पितैसी हुआ करते थे, वो जो मुख्य मंदिर का पुजारी का शासन कार्य करते थे वही लोग क्या कहलाते थे, पितैसी कहलाते थे। लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। ठीक। सिंधु सभ्यता का जन्म किस नदी के तट पर हुआ था, तो सिंधु सभ्यता का जन्म सिंधु नदी के तट पर हुआ था। सिंधु सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ था, सिंधु सभ्यता का जन्म लोथल नदी के तट पर हुआ था। ठीक, ओ सॉरी, सिंधु सभ्यता का जन्म सिंधु नदी के तट पर हुआ था। ये तो लोथल, ये वाला क्वेश्चन आ गया। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है। जो मिस्र सभ्यता थी वो नील नदी का वरदान उसको क्यों कहा जाता था, तो मिस्र में नील नदी की घाटी में प्राचीन सभ्यता का उदय हुआ था, जिसे मिस्र की सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। नील नदी ने मिस्र के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नील नदी ने उपजाऊ काप मिट्टी बिछाकर सिंचाई और बिजली की सुविधा प्रदान करके मिस्र का नव निर्माण किया है। यही कारण है कि मिस्र को नील नदी का क्या कहा जाता है, देन कहा जाता है। बात ऐसी है कि जो नील नदी है वो मिस्र वासियों की एक प्रकार से, जो मिस्र सभ्यता के लोग हुआ करते थे, उनका जीवन चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो लोग उसी पानी से अपना जीवन यापन कर पाए। एक प्रकार से उन्होंने सिंचाई उसी से किया, मिट्टी बिछाकर बिजली की सुविधा प्रदान कर दिया। तो इसीलिए क्या कहा गया कि मिस्र जो है, जो नील नदी है वो मिस्र सभ्यता की एक प्रकार से क्या है, वरदान थी उनके जीवन को आगे ले जाने के लिए। इस प्राचीन सभ्यता का विकास क्षेत्र मिस्र रहा है, अतः इसे मिस्र या नील नदी घाटी की सभ्यता को क्या कहा जाता है, वरदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था। गीजा का जो पिरामिड है वो किसने बनवाया था और कब बनवाया था, तो मिस्र का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीजा का पिरामिड है। इसे महान शासक खुफू के चौथे वंश के द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण 2560 ईस्वी पूर्व माना जाता है। जो मिस्र का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीजा है, वो पिरामिड जो है एक महान शासक खुफू हुआ करते थे, चौथे वंश के जो शासक थे उन्हीं के द्वारा ये बनवाया गया था। इसका निर्माण 2560 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अब आपसे ये क्वेश्चन है कि पिरामिड किसे कहते हैं, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट में 4 अक्षर में आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जाइएगा कि पिरामिड किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हम्मुराबी कौन था, अपना किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था। जो हम्मुराबी था वो कौन था और अपने किस कार्य के लिए वो प्रसिद्ध था, तो हम्मुराबी मेसोपोटामिया की सभ्यता में बेबीलोन वंश के सबसे प्रसिद्ध सम्राट था। जो हम्मुराबी था वो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसमें बेबीलोन वंश का जो शासक था हम्मुराबी, वो सबसे प्रसिद्ध सम्राट था। शिलालेख में उसके द्वारा बनाए गए कानून का संग्रह है जो हम्मुराबी के विधि संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। इस कार्य के लिए वह प्रसिद्ध है। तो हम्मुराबी कौन है, हम्मुराबी बेबीलोन वंश का एक प्रसिद्ध सम्राट है मेसोपोटामिया सभ्यता का। उसके ही द्वारा मतलब कुछ शिलालेख बनवाए गए हैं जो कानून के संग्रह हैं। तो इसीलिए हम्मुराबी जो है वो विधि संहिता के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी कार्य के लिए हम्मुराबी क्या है, वो प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र में सबसे पहले किस सम्राट ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। जो कह रहा है कि मिस्र में सबसे पहले किस सम्राट ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो मिस्र में सबसे पहले मोने नामक राजा ने साम्राज्य स्थापित किया था। जो मिस्र में पहला राजा था जिसने अपना सम्राट बन करके अपने आप को घोषित किया था, साम्राज्य को स्थापित किया था, तो वो जो राजा था उसका नाम था मोने। क्या था, मोने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्मी क्या है, मम्मी किसे कहा जाता है। आप देखे होंगे कि आप 6-7 का जब आप हिस्ट्री की किताब पढ़ेंगे इतिहास का, तो उसमें मम्मी का आपके पास फिगर मतलब उस किताब में बना रहता है। तो वो मम्मी क्या होता है, तो मम्मी में क्या करते हैं कि मसाले लगे सुरक्षित शवों को मम्मी कहते हैं। जो शव होते हैं, जो लाश होता है, डेड बॉडी जो होता है, वो मसाले उसमें लगा करके पोत करके वो क्या करते हैं कि मम्मी में उसको भर करके एक लकड़ी का बॉक्स होता है उसमें रख देते हैं। तब फिर उसी को क्या कहा जाता है, मम्मी कहा जाता है। यानी शवों को सुरक्षित रखने की जगह को क्या कहा जाता है, मम्मी कहा जाता है, मसाले लगाकर। चीन की महान दीवार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो चीन का महान दीवार का निर्माण सम्राट सी होंगटी द्वारा करवाया गया था। जो चीन का महान दीवार है, वो जो चीन का सम्राट हुआ करता था सी होंगटी, उसी ने इस महान दीवार को बनवाया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चीन के दो प्रमुख दार्शनिक एवं धर्म सुधारकों के नाम लिखिए। तो लाओत्से और कन्फ्यूशियस जो थे वो चीन के दो प्रमुख दार्शनिक भी थे और धर्म सुधारक भी थे। कौन, लाओत्से और कन्फ्यूशियस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन आपसे कराए जा रहे हैं वन लाइनर, क्योंकि अगर ये बहुविकल्पी में नहीं आए तो ये अति लघुत्तरी में जरूर आपके पेपर में आएंगे। इसलिए इन सारे के सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक। कन्फ्यूशियस का जन्म किस देश में हुआ था, तो कन्फ्यूशियस का जन्म चीन में हुआ था। चीन की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था, तो चीन की सभ्यता का विकास हवांगहो या गटी सिक्यांग तथा सिक्यांग नदियों के घाटियों में हुआ था। जो चीन की सभ्यता का विकास हुआ था वो हवांगहो या गटी सिक्यांग तथा सिक्यांग नदियों की घाटियों में
हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल से आप क्या समझते हैं? हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल से आप क्या समझते हैं? तो वैदिक सभ्यता, जिसे वैदिक संस्कृति या वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है, एक जटिल और विविध सभ्यता थी जो 1500 और 600 ईसा पूर्व के बीच प्राचीन भारत में पैदा हुई थी। यह वैदिक धर्म का पालन और वेदों की रचना के लिए प्रसिद्ध थी, जो पवित्र ग्रंथों का एक संग्रह है जो हिंदू धर्म के नींव के रूप में काम करता था। जो वैदिक काल था वो 1500 और 600 ईसा पूर्व के बीच में, मतलब प्राचीन भारत में पैदा हुई थी वैदिक काल। ये जो वैदिक काल थी ये हिंदू धर्म के एक प्रकार से नींव थी। उसी टाइम पर प्रसिद्ध ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ आदि चीजों का एक प्रकार से कहा जाए तो उत्पत्ति तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनका देखना, उनके बारे में ज्ञान होना आदि चीजों को हम लोगों ने वैदिक काल से पाया, हिंदू धर्म के लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक, तो वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन से? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल कब से कब तक? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेद क्या है? क्या कह रहा है कि वेद क्या है? तो वेद शब्द की उत्पत्ति वेद धातु से हुई है। वेद शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस धातु से हुई है? वेद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। जिसका अर्थ क्या है? जानना, सॉरी, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। वेद धातु से हुई है और वेद का अर्थ होता है जानना। वेद शब्द का तात्पर्य वैदिक ग्रंथों में निहित पवित्र ज्ञान से है। जो वेद शब्द का तात्पर्य होता है वो वैदिक ग्रंथों में जो निहित पवित्र ज्ञान है उसी से क्या है? वेद की एक प्रकार से बात कही गई है। वेद हमारे पास 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और क्या? अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता भी कहा जाता है। इन्हीं 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि वे उस समय के मौखिक परंपरा के प्रतिनिधित्व किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मानव का संपूर्ण जीवन किन 4 आश्रमों में विभक्त था? कह रहा है कि जो मानव का संपूर्ण जीवन था वो किन 4 आश्रमों में विभक्त था? तो पहला आश्रम हमारे पास था ब्रह्मचर्य, जो 25 साल तक हुआ करता था। कितने साल हुआ करता था? 25 साल। दूसरा हमारे पास हुआ करता था गृहस्थ, जो 25 से 50 साल तक हुआ करता था। तीसरा वानप्रस्थ हुआ करता था, जो लगभग 50 साल से 75 साल तक, 60 साल से 75 साल तक हुआ करता था। और संन्यास हमारे पास जो होता था वो 75 साल से ऊपर का हुआ करता था। 50 से 75 वानप्रस्थ हो जाता था, और 75 से जो हमारे पास ऊपर हुआ करता था वो क्या होता था? संन्यास का जीवन होता था। नेक्स्ट हमारे पास है, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण संस्कृति लगती थी, जबकि सिंधु लोग जो थे वो सुनियोजित नागरिक जीवन से भली भांति परिचित थे। वैदिक सभ्यता में गाय को विशेष प्रकार आदर करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता में गाय की अपेक्षा बैलों का अधिक महत्व दिया जाता था। ठीक है, जो वैदिक सभ्यता है उसमें गाय को अधिक महत्व दिया गया, लेकिन जो सिंधु सभ्यता है वो गाय की अपेक्षा बैलों को अधिक महत्व दिया गया। वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग क्या किया करते थे? मूर्ति पूजा किया करते थे। जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं थी, लेकिन जो सिंधु सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता में लोग क्या करने लगे? मूर्ति की पूजा करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था में कौन कौन से वर्ण बनाए गए थे? तो हमारे पास 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या? शूद्र। तो वैदिक कालीन में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी वो 4 बनाई गई थी। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य और चौथा क्या था? हमारे पास शूद्र था। नेक्स्ट हमारे पास, महाजनपद काल से क्या समझते हैं आप? तो महाजनपद यानी महा प्लस जन प्लस पद, यानी प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। जो प्राचीन भारत में राज्य हुआ करता था या प्रशासनिक इकाई, जो प्रशासनिक पद हुआ करते थे, जो प्रशासन जहां तक चलते थे, उसी इकाइयों को क्या कहा जाता था? महाजनपद कहा जाता था। वे गणतंत्र या राजतंत्र के रूप में शासित थे। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपद की संख्या 16 है। इन 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद कौन था? मगध था। महाजनपद की संख्या कितनी पाई जाती है वैदिक काल में? 16 पाई जाती है, और इनमें से जो सबसे बड़ा महाजनपद था वो कौन सा था? मगध था। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास, प्राचीन भारत के प्रमुख वंश एवं शासन। कुछ लोगों के बारे में आज जान लेते हैं और कुछ लोगों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जान लेते हैं। पहला हमारे पास है हर्यक वंश। कौन सा है? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे। हर्यक वंश को पितृ हंता वंश के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इनमें सभी शासकों ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। जो हर्यक वंश है, इस वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार है, और ये हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। पितृहंता मतलब अपने पिता की हत्या करके अपने आप को आगे ले जाना। तो हर्यक वंश के जितने भी शासक थे उन्होंने क्या किया कि अपने पिता की हत्या करके क्या काम किया? गद्दी को प्राप्त किया था। इस वंश के शासक उदायन ने
इस वंश का जो एक शासक था उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, जिसे आज वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। जो आज वर्तमान में आप पटना के नाम से जानते हैं, वो पहले पाटलिपुत्र से जाना जाता था। और इसी वंश का यानी हर्यक वंश का शासक हुआ करते थे उदयन, उन्होंने ही पाटलिपुत्र का क्या किया था, स्थापना किया था। नेक्स्ट हमारे पास शिशुनाग वंश। कौन सा है हमारे पास? शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? शिशुनाग था। यानी नंद वंश के बारे में, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद था। इसी के शासनकाल में सिकंदर भारत आया था। धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से क्या किया था, क्योंकि चाणक्य की उस टाइम पर बेइज्जती कर देता है कौन? धनानंद। धनानंद जो हुआ करता है, तो चाणक्य उसके दरबार से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और उसको विद्या सिखाया, और विद्या सिखा करके चंद्रगुप्त मौर्य से ही घनानंद का क्या करा दिया गया? हत्या करा दिया गया। तो घनानंद के वंश में ही कौन आया था? सिकंदर भी भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर मकदूनिया का शासक फिलिप का पुत्र था। जो सिकंदर था वो मकदूनिया का शासक था और फिलिप का पुत्र था, जिसने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा, जिसे बितस्ता का युद्ध कहा जाता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखना कि जो सिकंदर था वो मकदूनिया का शासक था और उसके पिता का नाम क्या था? फिलिप था। और वो 326 ईस्वी पूर्व भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो उस टाइम पे पंजाब के जो राजा हुआ करते थे वो पोरस हुआ करते थे। तो उन्होंने सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे क्या किया था? युद्ध लड़ा था। इसी युद्ध को कहा जाता है बितस्ता का युद्ध। क्या कहा जाता है? बितस्ता का युद्ध कहा जाता है। ब्यास नदी पर पहुंचकर सिकंदर के सिपाहियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इनकार करने के प्रमुख कारण में सैनिक द्वारा लगातार युद्धों से उत्पन्न हताशा थी। यानी इनकार इसलिए कर दिया गया था, जब उन्होंने मतलब ब्यास नदी पर पहुंचे तो सिकंदर के जो सिपाही थे वो आगे बढ़ने से क्या कर दिए थे? इनकार कर दिए थे। इनकार इसलिए कर दिए थे क्योंकि सैनिक का लगातार युद्ध चलता रहना और बार बार उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने से उनके अंदर क्या हो गई थी? एक प्रकार से हताशा उत्पन्न हो गई थी। कहीं हार का भी मतलब एक प्रकार से मंजर देखना पड़ता था, हारते हारते जीत का मंजर देखना पड़ता था। आदि चीजों से उनके अंदर क्या आ गया था? हताशा उत्पन्न हो गई। इसीलिए वो लोग क्या कर दिए? इनकार कर दिए आगे जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांड ट्रैक रोड किसने बनवाई? तो ग्रांड ट्रैक रोड जो था वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रैक रोड का स्थापना किया था। ठीक है, अब हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास यानी कल आप लोग को जैन धर्म से पढ़ाएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ साझा करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपसे ये गुजारिश रहेगी, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग भी इस परिवार को बड़ा करने में अपना अहम योगदान दीजिए। और अगर कहीं पर त्रुटि या कुछ भी ऐसी चीजें आपको दिख रही हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए मैसेज को, हम देखेंगे और अपने अंदर की जो त्रुटियां हैं उसको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हर एक इंसान बनते बनते ही बन पाता है। आपसे गुजारिश है आप अपना अच्छे से पढ़ाई करिएगा और अपना पेपर अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि आप लोग की पेपर अक्टूबर माह में हो जाएगी। ठीक है, ये बात डन है, क्योंकि एग्जाम का फॉर्म जो है वो आपका 13 तारीख से कुछ देर तक आपका एग्जाम का फॉर्म भरा जाएगा। तो यही आप ऐड करके रख लीजिए कि आपके जो पेपर भी होंगे वो अक्टूबर में हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग जैन धर्म से पढ़ाई करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आपका दिन शुभ हो, माता रानी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। आप लोग खूब पढ़ें, खूब मस्त रहें, खूब व्यस्त रहें। चलिए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।